नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो जल्दी से आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए लाइव आ जाएं और आप अपने हर एक क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो कमेंट सेक्शन में देते रहें। साथियों, हमने इस चैनल पे भी आपके लिए उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा उसके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक विश्लेषण लेकर आ रहे हैं, जिससे आप उन क्वेश्चंस को भली भांति उससे परिचित हो जाएं और उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आगे की परीक्षाओं में आते हैं तो निश्चित तौर पे आप उसे सही कर पाएंगे। तो आज की जो टेस्ट सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होकर क्वेश्चन नंबर 90 तक चलेगी, क्योंकि हमने जो कल टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को लिया था। आज उसका सेकेंड पार्ट है और उसमें हम लोग उसके बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेंगे। तो सभी साथी आज की टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हो जाएं। तो आज की टेस्ट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम से संबंधित ये प्रश्न है। आपके विकल्प हैं महासागर, झील, घास स्थल या फिर मैंग्रोव वन। बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल या फिर झील। तो आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं और आपको इसमें ये बताना है कि पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। साथियों, हमने जो ये टेस्ट सीरीज ली हुई है इसमें आपको संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी से संबंधित और विज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आयोग अपने परीक्षाओं में बार बार पूछते रहता है, हम उसी के एक पूरे सिलेबस को पूरे लेकर आपके लिए आ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। आप इसका डिटेल एक बार देख सकते हैं कि पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम है पहले मैंग्रोव वन, उसके बाद घास स्थल, झील, फिर महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 आप देख सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर 4 से 8 शिखर सम्मेलन। आप क्वेश्चन एक बार दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 52 है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज में जितने भी प्रश्न ला रहा हूँ, अगर आप इनके एक्सप्लेन को समझते रहें, क्वेश्चन को नोट करते रहें, तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी और आप उन क्वेश्चन से भी यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं जिन क्वेश्चन को आप आमतौर पे तैयारी में नहीं देखते। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर 1 कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, जो कि कार्बन क्रेडिट है वो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। बढ़ते हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 53 है वो आप देख सकते हैं। माउलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। आपके विकल्प हैं त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर डी ऑप्शन है नागालैंड। आपको बताना है कि माउलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। देख 53 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं कि जो माउलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में से, चूंकि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। SO2, CO2, NO2 या फिर रेडान गैस। आपको बताना है कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक गैस कौन सी है। क्वेश्चन नंबर जो 54 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, रेडान गैस। आप देख सकते हैं कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। रेडान एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव गैस है। रेडान गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है
तथा इस गैस से फेफड़े का कैंसर होता है तथा रक्त कैंसर की भी संभावना होती है। शहरों में वालायन की कमी के कारण घरों में इकट्ठा होकर फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 54 है, इंडोर वायु प्रदूषक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 55 है, 55 आप देख सकते हैं कि जल प्रदूषक निवारण तथा नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। आपके विकल्प है 1980, 1974, 1981 या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे ये ऐसे क्वेश्चन जो पर्यावरण से संबंधित है वो खास तौर से यूपी टेट के एग्ज़ाम या फिर सी टेट के एग्ज़ामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और साथ ही ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है अभी आपकी होने वाली बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 55 है सॉरी, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी 1974। आप देख सकते हैं कि जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में अधिनियमित किया गया एवं इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया है। तो आपसे जो अधिनियमित किया गया है वो है 1974। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 56 है उसे आप देख सकते हैं। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है। केसर उत्पादन, अंडा उत्पादन, बांस उत्पादन या फिर जूट उत्पादन। आपको बताना है कि हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है। आप सभी अपने जो आंसर हैं वो लाइव चैट के माध्यम से और जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर के साथ विकल्प को लिखा करें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 56 के साथ ही इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी बांस उत्पादन से संबंधित है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 57 है उसे आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। त्रिची, कोयम्बटूर, चिकमंगलूर या फिर राजमुंद्री। आपको बताना है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आज की जो टेस्ट सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक है, यानी आपको 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज आज सॉल्व करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 57 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए। इसे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान त्रिची अर्थात तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 58 है, यहाँ से इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसे आप देख सकते हैं। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की दर कम हो रही है, इसका तात्पर्य है वस्तुओं की कीमतें कम हो रही हैं, वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं, वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने की गति कम हो रही है या फिर डी ऑप्शन है वस्तुओं की कीमतों में यथावत वृद्धि हो रही है। आपको बताना है कि मुद्रास्फीति की दर कम हो रही है, इसका तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 58 है साथियों, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, बोला है मुद्रास्फीति। आमतौर पे मुद्रास्फीति से तात्पर्य हम सीधा सीधे शब्दों में लिखते हैं कि वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी, लेकिन वो एक क्रमिक ढंग होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मुद्रास्फीति की दर कम हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, मुद्रास्फीति की दर कम हो रही है, इसका तात्पर्य है वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने की गति कम हो रही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 59 है वो देख सकते हैं आप। भारत सरकार के द्वारा विनिवेश प्रक्रिया से अर्जित धन जाता है। आप देखेंगे वर्तमान समय में सरकार अपने बहुत सारे उपक्रमों में विनिवेश कर रही है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसमें पूछा है कि जो इससे अर्जित धन होता है वो कहाँ जाता है। आपके विकल्प है आकस्मिक निधि में, संचित निधि में, लोक लेखा में या फिर इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान रखेंगे कि जो भारत सरकार है उसके अपने जो खजाने हैं उसमें जो एक उसका जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो संचित निधि होता है। एक इमरजेंसी, इस संचित निधि को कंसोलिडेटेड फंड बोला जाता है, जबकि आकस्मिक निधि उसकी अपनी खुद की एक आकस्मिक निधि जिसमें 500 करोड़ हमेशा ही उसमें रिजर्व
रखा जाता है कि किसी आकस्मिक परिस्थिति में खर्च किया जाए। लेकिन भारत सरकार के द्वारा विनिवेश प्रक्रिया से जो अर्जित धन होता है वो जाता है लोक लेखा निधि में। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 59 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सरकार के द्वारा विनिवेश से अर्जित धन राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा होता है। इस कोष की गणना लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट में की जाती है। विनिवेश से तात्पर्य है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करके दूसरों को उसमें इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच के संबंधों को दर्शाता है? आपके विकल्प हैं लेफर वक्र, फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र या फिर मांग वक्र। आपको बताना है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच कौन सा वक्र संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 60 है साथियों, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी फिलिप्स कर्व। ठीक है, इसे देख सकते हैं आप। यह एक ग्राफिक्स वक्र होता है जो कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। इस वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है। वक्र दर्शाता है अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच जो कर्व बनता है वो है फिलिप्स वक्र। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 60 है 61 जो है उसे आप देख सकते हैं। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो उम्मीद है आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करेंगे। तो इस सेक्शन को आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव या फिर K.M. मुंशी। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए डॉक्टर C.R. नहीं है बल्कि B.R. अम्बेडकर है। आप देखेंगे कि आयोग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे आप देखते ही आंसर कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं जिनमें अगर आपको समझ है तभी आप आंसर कर सकते हैं, या फिर जो सबसे कठिन क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आप विकल्पों को हटा देते हैं यानी एलिमिनेट कर देते हैं फिर भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 61 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 62 है उसे आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित विधि का शासन किस देश से लिया गया है? आपके विकल्प हैं रूस, जापान, इंग्लैंड या फिर कनाडा। ये भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों से लिया गया ये क्वेश्चन है कि जहाँ से कि किस किस देश से कौन कौन सी चीज़ें हमारे संविधान ने अडॉप्ट की हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 वो है ऑप्शन सी इंग्लैंड। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपके विकल्प हैं आर्टिकल 164, बी ऑप्शन है आर्टिकल 165 या फिर सी ऑप्शन है आर्टिकल 154 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 155। आपको बताना है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 63 है इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। अब आपसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ राज्यपाल से संबंधित। आप सभी अपने आंसर सेक्शन में अपने अपने कमेंट देते रहें। आपने ये बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आप सभी इसका आंसर करें। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट जितने भी हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहें कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। बिल्कुल ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी उसके इच्छा अनुसार वो अपने पद पे बना रहता है। अब आप ये बताएं कि जो राज्यपाल होता है क्या वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है या नहीं?
आपको आंसर येस या नो में करना है कि क्या एक राज्यपाल यानी एक कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है अथवा नहीं। यहाँ ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हाँ, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 64 है उसे देख सकते हैं आप। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर जो 64 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 65 है उसे आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? आपके विकल्प हैं संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका या फिर व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप इस क्वेश्चन पे विचार करें तभी आप अपने आंसर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर जो 65 है साथियों, इसका जो आंसर है कि कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, वो है ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। आप देख सकते हैं इसे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ लगभग सत्ता का केंद्रीकरण न होकर बल्कि विकेंद्रीकरण है। लेकिन अगर अध्यक्षात्मक होगा यानी प्रेसिडेंशियल पावर होगा तो वहाँ पे एकल कार्यपालिका होगी और पूरी शक्ति उसी में निहित होगी। क्वेश्चन नंबर जो 66 है उसे आप देख सकते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? वाद्य योग्य है, अवाद्य योग्य है, लचीले हैं या फिर कठोर हैं? क्वेश्चन नंबर 66 आप देख सकते हैं। वाद्य योग से तात्पर्य है कि क्या आप इसे कोर्ट में इसके खिलाफ जा सकते हैं। अवाद्य योग यानी कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। तो आपने बताना है कि मौलिक अधिकार क्या है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, वाद्य योग हैं। आप ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकार वाद्य योग हैं, जबकि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं वो अवाद्य योग होते हैं, यानी उनके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। जबकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पे आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 67 है इसे आप देख सकते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? आपके विकल्प हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 22। आपको बताना है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है। क्वेश्चन नंबर जो 67 है साथियों, इसका जो आंसर है वह अनुच्छेद 22 यानी ये जो है आपका ऑप्शन डी है, क्योंकि संविधान के अनुसार अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। बढ़ते हम अपने, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 17 है ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है, जिसे अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत कहते हैं। जबकि जीने का अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता जो है वह है आपका आर्टिकल 21, और आर्टिकल 22 जो है वो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 68 है इसे आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है। आपके 4 विकल्प हैं सामान्य नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या फिर विधि के समक्ष समानता। विकल्प से ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 68 है साथियों, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। आप क्वेश्चन को ऐसे याद रखिएगा साथियों कि समान नागरिक संहिता यानी समान यानी एक जैसा। आप आर्टिकल 44 4 और 4 दोनों एक जैसा, इसको ऐसे भी इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 44 यानी एक बराबर यानी समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जबकि बाकी जितने बी, सी और डी ऑप्शन है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। यहाँ पे अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 69 है वो देख सकते हैं आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन करता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को जारी कर देता है तो कितने समय के अंतराल या कितने समय के अंदर उस अध्यादेश को संसद में रखा जाता है। आपके विकल्प हैं 1 माह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह या फिर 6 माह। क्वेश्चन नंबर जो 69 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 123(2) क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। 6 सप्ताह यानी 42 दिन 42 डेज के अंदर ही उसे अनुमोदित होना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है उससे संबंधित जो दिन है वो 6 सप्ताह का है। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 70 है उसे देख सकते हैं आप। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति। आपके विकल्प है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष के प्रति या फिर डी ऑप्शन है लोकसभा के प्रति। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। साथियों मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ूँ। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आप लोग लाइक बटन एक बार क्लिक करें, कम से कम हम आपके लिए ये प्रयास कर दें, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो आप इसे शेयर भी कर दें जिससे और भी जो स्टूडेंट है वो हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। जल्दी जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट 71 है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, जिसे आप कैग बोलते हैं। आपसे पूछा गया है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर जो 71 है साथियों, उसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी 6 वर्ष। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि भारत के संविधान में महत्वपूर्ण कुछ ही व्यक्ति या कुछ ही पद ऐसे हैं जिनकी अधिकतम उम्र की सीमा जो है 65 वर्ष या फिर कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इनमें जो भी पहले हो जाए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया होते हैं उनका भी जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो इसमें पहले हो, यानी या तो उनकी उम्र 65 वर्ष पहले हो जाए या फिर उनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाए, ये होता है। वरना आमतौर पे जितने भी पद हैं उनकी कार्यकाल जो है वो आप देखेंगे 5 वर्ष का होता है। तो जो सबसे अलग होते हैं वही आमतौर पे पेपरों में पूछे जाते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 72 है आप देख सकते हैं। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। आपके जो विकल्प हैं वो है तदर्थ निधि, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान या फिर अनुदान का अनुरोध। आपको बताना है कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर जो 72 है, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 113(2) के अनुसार व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष अर्थात लोकसभा के समक्ष अनुदानों के रूप में रखे जाएंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 73 है, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको परीक्षाओं में नहीं आता तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित किया गया? आपके विकल्प हैं 1952, 1924, 1871 या फिर 1911। क्वेश्चन नंबर जो 73 है, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित किया गया था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 74 है, उसे आप देख सकते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? आपके विकल्प हैं लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा का सभापति। आपको बताना है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, उसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? क्वेश्चन नंबर जो 74 है, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 75 है, इसे आप देख सकते हैं। भारत में न्याय सक्रियता संबंधित है, यानी जो भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म है वो किससे संबंधित है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से या फिर न्यायिक स्वतंत्रता से? आपको बताना है कि न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, जनहित याचिका। आप ध्यान रखेंगे कि भारत में जो न्याय सक्रियता है जनहित याचिका से संबंधित है। यहाँ अभी एक दो पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे कि एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे P.N. भागवती, उन्हीं की सिफारिश पे जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, यानी जनहित याचिका का जो जनक माना जाता है वो P.N. भागवती को ही माना जाता है। जनहित याचिका से तात्पर्य ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है जिससे आप सीधे भले प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उससे या कोई विशेष समूह परेशान है तो आप एक जनहित याचिका कोर्ट में दायर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 76 है उसे आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी इसमें आगे डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया कहाँ पे? भोपाल, चंडीगढ़, रांची या फिर पटना? क्वेश्चन नंबर जो 76 है साथियों, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए, भोपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 77 है। अब यहाँ से कुछ करेंट अफेयर्स से संबंधित मुद्दे भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। हाल ही में कोबे ब्रायंट की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वह किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि कोबे ब्रायंट किस खेल से संबंधित हैं। हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर गोल्फ? देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 77 है, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। कोबे ब्रायंट जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित प्लेयर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 78 है, जो कि हाल के दिनों में भी चर्चा में रहा हुआ है कि डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ पे हुआ? आपके विकल्प हैं आगरा, लखनऊ, ग्वालियर या फिर डी ऑप्शन है भोपाल। डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हुआ? आप देखेंगे इसमें जो हथियार हैं इनकी प्रदर्शनी की गई थी, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे, और जो डिफेंस एक्सपो है 2020 का हुआ था ऑप्शन बी, लखनऊ में। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 79 है उसे आप देख सकते हैं।
किस राज्य की झांकी ने 71वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार जीता? आपके विकल्प हैं उड़ीसा, राजस्थान, असम या फिर पंजाब। आप देखेंगे कि जो रिपब्लिक डे परेड होता है उसमें हर वर्ष किसी न किसी राज्य विशेष को या किसी विशेष संस्था को विशिष्ट पुरस्कार यानी प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। जो 71 रिपब्लिक डे था, इसके परेड में जो इस बार का जो प्रथम पुरस्कार दिया गया, उसके जो आंसर है वह ऑप्शन सी असम को। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 80 है उसे आप देख सकते हैं। इसरो ने, जो कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो ने आधे ह्यूमैनॉइड को अंतरिक्ष में भेजेगा। आपको बताना है कि जो ह्यूमैनॉइड भेजा जाएगा अंतरिक्ष में उसका नाम क्या होगा? शक्ति, व्योम मित्र, भागीरथी या फिर डी ऑप्शन है भारती। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसका आंसर है ऑप्शन बी व्योम मित्र, यानी इसरो ने व्योम मित्र ह्यूमैनॉइड को अंतरिक्ष में भेजने का प्लान किया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 81 है ये आप देख सकते हैं। नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया। आपके विकल्प हैं गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत या फिर ऑप्शन डी है दिल्ली। आप देखेंगे कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पे आए थे तो उनके सम्मान में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया गया था, जो कि एक सबसे बड़े स्टेडियम में किया गया। तो आपको यही बताना है कि वो कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 81 है साथियों, इसका जो आंसर है आप यहाँ देख सकते हैं, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं नमस्ते ट्रंप का आयोजन जो है मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर जो 81 है इसका आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 82 है उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? आपके जो विकल्प हैं वो पहला विकल्प है आदिल अब्दुल मेहंदी, बी ऑप्शन है हेनर जार्डन, सी ऑप्शन है पोलो मिलाड या फिर डी ऑप्शन है अबी अहमद अली। आपको बताना है कि वर्ष 2019 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 82 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी अबी अहमद अली को वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 83 है उसे आप देख सकते हैं। पुस्तक द टेक विस्पर के लेखक कौन है? आपके विकल्प है अभिजीत बनर्जी, बी ऑप्शन है राजीव मेहता, सी ऑप्शन है गोयल कृष्णन अय्यर या फिर डी ऑप्शन है जसप्रीत बिंद्रा। आपको बताना है द टेक विस्पर पुस्तक के लेखक कौन है। आज की जो टेस्ट सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 90 तक है, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 90 तक इसको ख़त्म करेंगे। तो आप लोग सभी साथी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 83 है साथियों, उसका आंसर है ऑप्शन डी। ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो है जसप्रीत बिंद्रा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 84 है आप देख सकते हैं कि इंडेक्स से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान है 100वां स्थान है, 104वां स्थान है, 102 स्थान है या फिर 109वां स्थान है। आपको बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2019 में जो प्रकाशित हुई थी उसमें भारत का कौन सा स्थान है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 84 है इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी। भारत का जो स्थान था वो 102वां स्थान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 85 है उसे आप देख सकते हैं। भारत के किस राज्य सरकार ने विश्व का पहला CNG टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी है? आपके विकल्प हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश।
देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात सरकार ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी है। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि जो सीएनजी गैस है इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। आप इसका पूरा नाम बताएं कि सीएनजी से क्या तात्पर्य है। आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जल्दी से बताएं। सीएनजी जो है इसका पूरा नाम क्या है। बिल्कुल, जो सीएनजी है साथियों इसका जो पूरा नाम है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 86 है वो आप देख सकते हैं। एस.ए. बोबडे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, आपको बताना है वो किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 46वें, 45वें, 47वें या फिर 48वें। आपको बताना है कि जो चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे हैं उनका क्रम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर जो 86 के साथ इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, 47वें। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 87 है उसे आप देख सकते हैं। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता लाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है। आपके विकल्प है फीड इज़ फूड, फीड आवर फ्यूचर, फीड इज़ मोस्ट या फिर फूड इज़ फ्यूचर। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि यूएन ने हाल ही में भारत में कुपोषण के विरुद्ध जो जागरूकता लाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी यानी फीड आवर फ्यूचर। ये अभियान यूएन द्वारा शुरू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 88 है आप देख सकते हैं। विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। आपको बताना है किस तारीख को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या फिर 12 अक्टूबर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 88 है साथियों इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, विश्व खाद्य दिवस प्रति वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आज की टेस्ट सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि चाइना ओपन 2019 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता कौन है। आपके जो विकल्प हैं डोमिनिक थिएस, रोजर फेडरर, नाओमी ओसाका या फिर डी ऑप्शन सुमित नांगल। आपको बताना है कि चाइना ओपन 2019 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष के एकल विजेता कौन है। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो जो कम से कम ग्रैंड स्लैम से संबंधित जो टेनिस में होते हैं, जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनके विजेता कौन है, किस स्थान पे खेला गया, इसे आप लोग एक बार ज़रूर देखा करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो 89 है उसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, डोमिनिक थिएस। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 90 है आज का कि किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके जो विकल्प हैं वो है ऑप्शन ए अरविंद केजरीवाल, बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी या फिर डी ऑप्शन है सुबेधानंद सिंह। आप थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन मिनिमाइज हो गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर जो 90 है साथियों इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी। आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो साथियों ये तो रहा आज की जो टेस्ट सीरीज थी उसके महत्वपूर्ण जो 40 क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 90 तक इसको हम लोगों ने आज सॉल्व किया। तो आपको आज की जो टेस्ट सीरीज है, अब आपको ये बताने कि आपको आज की टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन थे आपको कैसे लगे, या फिर आप इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके मेन कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनके आंसर को लेके एक अलग से वीडियो आपको बना सकता हूँ कि आपके सारे जितने भी प्रश्न हैं उनका आंसर लिया जा सके।
इसके साथ साथ आपने आज की जो टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन थे उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आप भी चाहें कि जो भी नए स्टूडेंट हैं उन्हें आप इस चैनल के लिए शेयर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं जहां से आप हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कोचिंग से संबंधित, यूट्यूब से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो साथियों, आज की टेस्ट सीरीज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। हम आपसे अगले दिन नए क्वेश्चंस के साथ, नए एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे मिलेंगे। और साथ ही आपको ये भी याद दिला दें कि संडे के दिन की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो स्पेशल टेस्ट सीरीज करेंट अफेयर्स से संबंधित होगी, जो कि पूरे साप्ताहिक यानी पूरे सप्ताह के दौरान जितने भी घटनाक्रम हुए उनसे संबंधित क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।